बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बच्चे हमने एग्ज़ाम से रेलेवेंट छोटे छोटे कंटेंट्स देखे थे, एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आएंगी, सवाल किस तरह के होंगे। लेकिन आज जहाँ से हम काम का आगाज़ करने जा रहे हैं वो है आपके कोर्स की वो बेसिक चीज़ें जिनकी बुनियाद पर आप इस कोर्स को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर ये एरिया वीक है तो आप इस पेपर को आसानी से पास नहीं कर सकते। फिर वही कॉन्सेप्ट है रट्टे वाला, रट्टे लगाते जाएं और जो आ गया समझ में आ गया ठीक है, जो ना समझ में आया बस फिर अल्लाह का नाम है, काम हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट कि आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करें जिस तरह आपको अपना नाम याद है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ फाउंडेशन को मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्डिंग जितनी बड़ी बनानी होती है ना, उसके उतने ही बेस नीचे उसकी मजबूत बनानी पड़ती है। तो अगर फाउंडेशन बहुत अच्छी है तो फाउंडेशन अच्छे होने की वजह से इंशाल्लाह आपकी इस मैनेजेरियल एरिया पे ग्रिप भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल ऑफ़ यू। तो आइए बच्चे फाउंडेशन से काम का आगाज़ करते हैं। मैनेजेरियल एनालिसिस के बारे में कल मैंने कुछ थोड़ी सी मालूमात दी थी। ये बात याद रख लीजिए कि मैनेजेरियल का पार्ट बहुत बड़ा होता है। अगर इतना बड़ा ना होता तो 4 पेपर किसी एक एजुकेशन सिस्टम में इस पर इंट्रोड्यूस ना कराए जा सकते, यानी PRC 5, CAS 6, CFAP 3, फिर MSA 2। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका डोमेन कितना बड़ा है, इसकी जो है वो डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे चूँकि आप हर पेपर में आपने इसके एक ख़ास डोमेन को पढ़ना है, हर पेपर में आपने इसकी लिमिटेशन बाउंड्रीज़ के अंदर पढ़ना है, तो फिर ये बाउंड्री डिफ़ाइन करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, तो बात कर रही थी डोमेन की कि हमें कितना दायराकार में पढ़ना है और किस अंदाज से पढ़ना है। दो चीज़ें हुआ करती हैं बच्चे पढ़ने के लिए। अगर किसी पूरे के पूरे पेपर को मैं इस सर्कल के ज़रिए प्रेजेंट कर दूं कि ये एक सर्कल समझ लीजिए, पूरा एक डोमेन है मेरा, एक पूरा कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल इट्स नेम इज़ मैनेजेरियल एनालिसिस। तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैनेजेरियल एनालिसिस में कैप 6 में मेरे पास कितना एरिया है जो मुझे पढ़ना है। नंबर 1 सबसे पहला काम तो ये है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं बीइंग अ टीचर मेरे ख्याल के मुताबिक दिस इज़ द एरिया विच वी विल डिस्कस, तो इट मीन्स कि ये एरिया हमारे काम का नहीं है, इसको हमने डिस्कस भी नहीं करना। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि ये मैनेजेरियल का पार्ट नहीं है। मैनेजेरियल का पार्ट तो ये है। ऑल ऑफ यू। जैसे कल मैंने आपको बताया था टोटल कितने कंटेंट हैं, 10 कंटेंट याद कर लीजिए। पेपर का 90% एरिया तो आपके कंट्रोल में है। मैं बाकी ये इसलिए नहीं कह रहा कि अगर वो सिंपल सवाल देना चाहे तो फिर उसके पास और भी जगह मौजूद हैं। 5% 10% की जो हमें गुंजाइश रखनी पड़ेगी। तैयार सब कुछ करना है, लेकिन मेन जो मेजर एरिया है ऑफ द कोर्स वो हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मालूम है फाइनेंशियल का एरिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपने इस पेपर के आपके 2 बड़े डोमेन हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और उसके साथ साथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो सबसे बड़े एरियाज हैं आपके। तो ये बच्चे अगर मेरा एरिया है तो यहाँ के बाद भी एक और नया एनालिसिस ये होता है कि एग्जामिनर की अप्रोच ये है या एग्जामिनर की अप्रोच ये है। इन दोनों का क्या फ़र्क है जी? किसी चीज़ को बिल्कुल सतही लेवल के ऊपर टच करना, यानी सिर्फ चीज़ को यूं डिस्कस करना, ये एक और डिमेंशन होती है। और किसी चीज़ को इन डेप्थ देखना, ये एक और कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे लकीली इसमें कुछ मॉडल ऐसे हैं जो इन डेप्थ चलेंगे, आपको उसकी डेप्थ पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बगैर आप उसका पेपर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। और वो सिर्फ 3 है टोटल आपके इस पेपर में जिसको आपने डेप्थ में पढ़ना है। बाकी आपके पास हैं 7 टॉपिक या 7 बड़े कंटेंट, उसको आपने ज़रा थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके पढ़ना है, यानी उसकी हर चीज़ को टच कर लेना है लेकिन हर चीज़ की डेप्थ में नहीं जाना। आप जानते हैं कि हर एक मॉडल या हर एक थ्योरी के आगे कई सब कंटेंट्स होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये एक थ्योरी है, इसके 25 सब कंटेंट हैं, तो आप इस 25 सब कंटेंट को बस जस्ट डिस्कस ही करेंगे, बस और कुछ नहीं कर रहे होंगे। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होंगे, किसी एक ही कंटेंट को पकड़ेंगे और उसकी पूरी डिटेल को देखेंगे, फिर उसका दूसरा कंटेंट पढ़ेंगे, उसकी पूरी डिटेल को देखेंगे। तो इस तरह 2 तरह के हमारे सामने मॉडल आएंगे।
अभी फ़िलहाल ये टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत अर्ली बता दूं कि इनमें से कौन सा मॉडल है जिसको डेप्थ पढ़ेंगे, भी आपको मॉडल्स का पता ही नहीं है। तो इसलिए वो वक्त आने पर इंशाल्लाह जो भी मॉडल शुरू किया करूँगा उसकी पूरी तफसील पहले बता दिया करूँगा कि इस मॉडल को किस डायमेंशन से पढ़ना है। अभी फ़िलहाल समझने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास इस पूरे मैनेजेरियल एनालिसिस में सबसे पहले हमें कैफ 6 का एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि कैफ 6 में कितना पढ़ना है, नंबर 1, और नंबर 2 कितनी चीज़ें हॉरिजॉन्टल हैं और कितनी चीज़ें वर्टिकल हैं। वर्टिकल से क्या मुराद है, इन डेप्थ है, और हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि समहाउ बस हम उसके बारे में मोटी मोटी मालूमात लेंगे कि इसके इतने कंटेंट हैं, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं जानना। जैसे कल आपसे बात चल रही थी, हमने इसके बारे में देखना था पेस्टल। आप पोर्टर फाइफोसिस या दूसरे मॉडल जितने मर्जी पढ़ के देख लें, या आपने से किसी ने अगर BS का सिर्फ सिलेबस ही देखा हो तो यहाँ पर पेस्टल सिर्फ और सिर्फ इस तरह से पढ़ा जाता था। पेस्टल इस तरह से पढ़ा जाता था, बस ऐसे आधे घंटे में पेस्टल पढ़ो काम ख़त्म। लेकिन मेरा ख्याल आपने अपना सिलेबस अगर देख लिया हो तो 6 चैप्टर ही पेस्टल के ऊपर है आपके। तो फिर कैसे पढ़ना है आपने, लाइक दिस, ये अंदाज है कि P अलग पढ़ना है, P को भी डिटेल से पढ़ना है, E को भी डिटेल से पढ़ना है, S को भी डिटेल से पढ़ना है, T को भी डिटेल से पढ़ना है, और इकोलॉजिकल को भी डिटेल से पढ़ना है, और लीगल को भी डिटेल से पढ़ना है। एक एक चीज़ के ऊपर एक एक चैप्टर मौजूद है। लेकिन इसके बाद जो अगले कुछ मॉडल आएंगे उस पर आप देखेंगे बस ऐसे सतही तौर पर हम हल्का सा टच करेंगे और मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जिम्मेदारी मेरी है, बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो कि किसको इन डेप्थ पढ़ना है, किसको सिर्फ आपने इतना पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। टीचर की जिम्मेदारी ही एक होती है कि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का कॉन्फिडेंस डेवलप करके भेजें। ये है टीचर की जिम्मेदारी। पढ़ना आप ही नहीं होता बच्चे, लर्निंग आप ही नहीं करनी होती है, सारा कुछ आपने करना होता, बल्कि असल मेहनत आप ही की होती है। हम तो वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के आपको वो टूल्स एंड टिप्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर देंगे कि जाओ ये इससे जाके लड़ना है आपने मैदान जंग में जाके, ये है ना बच्चे। हम तो वो हैं जो आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन देन उस वेपन का तरीका वारदात बता सकते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, किन हालात में इस्तेमाल करना है। हालात का सामना तो आप ही ने करना है ना, वो तो टीचर हालात का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके लिए आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको फ़ायदा है। मैं अक्सर अपने क्लास में स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि टीचर को आपने आराम से बैठने नहीं देना, ये है आपकी ज़िम्मेदारी। मैं अगर आप घर से तैयारी करके आया हूँ तो मुझे पता है जी मैंने ये 6 कंटेंट पढ़ाने हैं, मैं 6 कंटेंट आगे यहाँ डिलीवर कर दूँगा। लेकिन उन 6 कंटेंट में आपका दिमाग अगर अपनी सही डायमेंशन से रोटेट कर जाता है तो उसको सीधा करना मुझे तो नहीं मालूम। मेरे पास अल्लाह ताला ने कोई ऐसा निज़ाम मुझे नहीं दिया, ना मैं नबी हूँ, ना मैं कोई बहुत वली हूँ कि मैं यहाँ से आंखें पढ़ के बता दूँ कि किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। ऐसा कोई नुस्खा मेरे पास नहीं है। मैं तो बिल्कुल समझ लीजिए बारिश की तरह हूँ, यूँ करके सब पे गिर रही है, मुझे नहीं मालूम कौन खुश्क रह गया है, कौन गीला है। आई डोंट नो अबाउट दैट। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मुझे इन्फॉर्म करें कि सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई, सर इसकी ये डायमेंशन भी तो बनती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्कशन, इसको हम बहस नहीं कहते, बहस किसी और चीज़ का नाम होता है। तो डिस्कशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न थ्योरी, स्पेशली थ्योरी लर्न कर रहे हो। तो थ्योरी में जितनी डिस्कशन होती है उतना फ़ायदेमंद होती है। और थ्योरी में जितना आप सिर्फ सुन के कहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई विल गेट इट, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ मेरा 25 साल का तजर्बा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। एग्ज़ाम में बैठ कर एक मरतबा तबीयत साफ़ हो जाती है कि जनाब ये, तो अगर वहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा हम वर्किंग कर लेते तो शायद आज इसको बेहतर अंदाज से मैं नहीं कर पाते। तो याद रखिए बच्चे, हमने सिर्फ जो मैंने क्लास में पढ़ाया वहाँ तक महदूद नहीं रहना। आपकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ुद भी ट्यून होके आएँ और मुझे यहाँ पर टिक कर खड़े ना होना दें, बस ये है आपकी ज़िम्मेदारी। जितना आप इस पर मेहनत करेंगे डेफिनेटली आई विल हैव टू वर्क ऑन इट, मुझे भी करना पड़ेगा। वरना फिर जो मैं सोच कर आया हुआ हूँ मैं आऊँगा आके यहाँ पर उंडेल के चला जाऊँगा और बस मुझे नहीं पता उस पर से किसको समझ में आया होगा, किसको समझ में नहीं आया। ऑल ऑफ यू। आइए बच्चे अपनी फाउंडेशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस इम्पॉर्टेंस से पहले एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल, दैट इज़ योर ग्रुप। आपका ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए और साथ साथ काम चलते रहना चाहिए बस।
डी बच्चे फाउंडेशन के अंदर जो हमारी जिम्मेदारी है, ज़रा ध्यान सुन लीजिए सब लोग। सबसे पहला वर्ड आज से आपको कैफ 6 में मैनेजरियल पार्ट में नहीं भूलना चाहिए, और वो है हमने यहाँ पर लर्निंग करनी है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। बच्चे ये हमारी फाउंडेशन है, बस इसको आपने नहीं भूलना। जब तक आप कैफ 6 का स्टूडेंट है, मैनेजरियल पार्ट पढ़ रहे हैं, दिस मस्ट बी इन योर माइंड कि यू आर गोइंग टू लर्न व्हाट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अभी हम देखेंगे इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अभी हम इन्वायरमेंट के ऊपर हज़ारों एग्जाम्पलें देख लेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट में किसी किस्म की एम्बिगुइटी ना हो। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो होती है, उसके बाद जब आपने स्कैन कर लिया तो स्कैन करने के बाद असल में एग्जामिनर को क्या चाहिए होगा आपका, रिजल्ट्स। ये एग्जामिनर को चाहिए। ये कहां आएगा जी, ये क्वेश्चन में आएगा। क्लासरूम में हम ये कर रहे होंगे, क्लासरूम में हम इस पे मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि इस पे क्या आना है, क्वेश्चन। ये क्या है जनाब, ये आपका आंसर है जो एग्जामिनर को चाहिए। और इस रिजल्ट में आप उसको बता रहे होंगे कि क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन के हक में है और क्या चीज ऑर्गेनाइजेशन के हक में नहीं है, यानी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। कल भी मैंने आपसे कहा था जुमला नहीं बोलना कि दिस इज फेवरेबल, दिस इज अनफेवरेबल। हम क्लास में ये जुमला को 10 दफा बोलेंगे, बट बी केयरफुल अबाउट इट। यू विल नॉट यूज इन योर एग्जाम। एग्जाम में आपका सेंटेंस या पॉजिटिव होगा या सेंटेंस नेगेटिव होगा। ऑल ऑफ यू, एग्जाम में हमें इस तरह का काम करने की इजाजत नहीं होगी। एग्जाम में हम किसी तरह से भी जुमला फेवरेबल, इल्ला ये कि बहुत अच्छा जरूरत पेश आ जाए, इल्ला ये कि कहाँ किसी पूरे के पूरे पैराग्राफ में शायद कोई एक आधा लफ्ज़ में आपको सपोर्ट के लिए पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और या फेवरेबल, अनफेवरेबल, इस तरह का जुमला शायद इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है। फाइन, आइए बच्चे अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, किस चीज़ का नाम इन्वायरमेंट है और किस तरह के चीज़ों को हम इन्वायरमेंट कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट what we are going to learn, analysis of environment। हम environment को एनालाइज करने जा रहे हैं। पर जब हम environment को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास environment दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन अभी भी हमने सवाल का असल आंसर पुट नहीं किया, इन्वायरमेंट होती क्या है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा, जहाँ इन्वायरमेंट आपके बाहर के माहौल को कहते हैं, बाहर के मौसम को कहते हैं, वेदर को कहते हैं, क्लाइमेट को कहते हैं ना बच्चे। एज पर द इंग्लिश अगर आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, क्लाइमेट ऑफ द सिटी, वट एवर जो भी आप कहना चाहें। लेकिन बच्चे प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स दोज इन्फ्लुएंशियल फैक्टर who create influence inside the organization, who create influence on the decision of the organization. All of you, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट से क्या मुराद है, वो फैक्टर्स या दोज फैक्टर हु क्रिएट इन्फ्लुएंसेस ऑन डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सादा लफ्ज में एक ही बात में आप मैनेज कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में तब्दीली पैदा कर रहे हैं। पहला इन्फ्लुएंशियल फैक्टर
which is external from the organization, that is government policies. This is the first influential factor, government policy. अब बच्चे एक बात बताइए, मैं एक कारोबार करना चाहता हूं और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि इस पर 35% टैक्स है जबकि प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ 20% है। बताइए क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है गवर्नमेंट की पॉलिसी? तो क्या ये मेरे डिसीजन पर इंपैक्ट क्रिएट करेगी कि नहीं करेगी? मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं एक्सपोर्ट करूं, लेकिन मेरे मुल्क की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बैन किया हुआ है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों पाकिस्तान में कोई पता नहीं 121 प्रोडक्ट के ऊपर इंपोर्ट बैन थी और उसकी एक्सपोर्ट भी बैन थी। तो अब आपके क्या ख्याल है कि मैं अगर उस कारोबार के डोमेन में हूं जिसके लिए वो प्रोडक्ट बैन थी, तो मैं तो उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, ना मैं उसको इंपोर्ट कर सकता हूं। तो बताइए क्या गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंशियल मेरे डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज होगा कि नहीं होगा? और ये बात नहीं भूलनी, ये बात नहीं भूलनी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद, किसी दूसरे के लिए अनफेवरेबल या नुकसानदेह। ये आपने बात नहीं भूलनी, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, हर चीज़, चाहे वो सोशल इंपैक्ट हो, चाहे वो कंपैटिटिव इंपैक्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट हो, चाहे वो लीगल इंपैक्ट हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो, वट एवर द इंपैक्ट वी विल डिस्कस इन द क्लास, बी केयरफुल अबाउट इट। एवरी इंपैक्ट हैविंग टू एस्पेक्ट, that might be positive, that might be negative according to the circumstances of the organization. All of you? अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर छोटी सी, कि हमारे पास अभी हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों की इंपोर्ट और कुछ चीज़ों की एक्सपोर्ट मना की हुई है, बंद की हुई है, और आई एम वन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वही वाली प्रोडक्ट थी। तो मेरा डिसीजन तो गया है, मैंने तो प्लान किया हुआ था कि मैंने इस साल या इस महीने या इस सेशन के अंदर इतने लाख डॉलर या इतने हज़ार डॉलर की इंपोर्ट करनी है, तो मेरा प्लान तो बिल्कुल फारिग हो गया है। लेकिन अभी यहीं पर कॉन्सेप्ट, किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? बच्चे, अगर मैं लोकल प्रोड्यूसर हूँ और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन कर दी है, फ़ायदा नुकसान? बेनिफिशियल फॉर मी, इसलिए कि अब मेरी प्रोडक्ट ही बिकेगी, अब लोकल प्रोडक्ट बिकेगी। लेकिन बच्चे, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होती तो फिर ये मेरे लिए अनफेवरेबल था। ऑल ऑफ यू, तो ये बात आपने बड़ा ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम के अंदर सवाल किस ऑर्गेनाइजेशन का है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है उसके डोमेन से आपने बाहर नहीं जाना। एक मशवरा भी नहीं देना आपने आंसर के अंदर कि इससे फलां कंपनी को फ़ायदा हो सकता है, फलां को नुकसान। दिस इज़ नॉट योर आंसर। इफ़ यू विल गो देयर, यू विल गो बियॉन्ड योर आंसर, आपको इसका फ़ायदा को नहीं होना, शायद नुकसान हो जाए। वैसे होता तो नहीं है नुकसान, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपका दर्द सर सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सवाल आपसे कर दिया गया है। वो कंपनी लिखी होती है सवाल में, ABC कंपनी, XYZ कंपनी, या मिस्टर फलाना, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, कुछ ना कुछ लिखा होता है सवाल में। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आपकी पूरी दुनिया वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। फाइन, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना है। और नॉट ओनली फॉर मी, जितने भी आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं और फिर आगे जाके इंशाल्लाह जो फर्दर आप फ्यूचर में सवाल पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल जो भी पेपर पढ़ेंगे उनसे भी रेलेवेंट है ये बात। जी बच्चे, गवर्नमेंट पॉलिसी इज़ वन ऑफ द बिग एरिया जिसकी बुनियाद पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, मुझे अपना डिसीजन तब्दील करना पड़ सकता है। नाउ द सेकंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, that is customer need. But as you know, जो कस्टमर की नीड होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कस्टमर की जो नीड होती है वो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग पे सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। I am producing this product, but customer dislike it. तो क्या ख्याल है, किसको बेचूंगा? कस्टमर तो पसंद ही नहीं कर रहा, कस्टमर को इसकी प्राइस पसंद नहीं है, कस्टमर को इसका कलर पसंद नहीं है, कस्टमर को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं है, या कस्टमर को मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रिजर्वेशंस हैं। मैं इन चारों में से कोई भी फैक्टर मेरे सामने आ जाए, मैं अपनी प्रोडक्ट कस्टमर को आसानी से सेल नहीं कर सकता। बट द अदर वे, मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, कस्टमर सिर्फ मेरी ही प्रोडक्ट पसंद करता है,
कस्टमर को मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट बहुत पसंद है, तो क्या ख्याल है यही चीजें मेरे लिए क्या बन जाएंगी, फेवरेबल बन जाएंगी। तो बी केयरफुल, आप और मैं अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे सामने सवाल नहीं है। अभी हम दोनों एंगल पढ़ रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जाम में सवाल पढ़ने के बाद आप फैसला करेंगे कि ये वाला फैक्टर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हक में है या ये वाला फैक्टर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है। ऑल ऑफ यू, सो दिस इज अनदर फैक्टर। तो ये कौन से फैक्टर है बच्चे? एक्सटर्नल। क्यों? बिकॉज दीज फैक्टर्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ही है, ना गवर्नमेंट आपका इंटरनल पार्ट है, ना कस्टमर आपका इंटरनल पार्ट है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज सप्लायर। एज यू नो, आप दुनिया के माहिर तरीन बिजनेसमैन हैं, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी क्वालिटी बहुत आला है, आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, बताइए सामान कैसे बेचेंगे? सामान की तरसील ही नहीं है आपके पास, या आपका सप्लायर ही आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे के चला जाए, तो क्या आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो कि आपका सप्लायर आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सप्लायर है, मुमकिन है जो प्रोडक्ट वो मुझे बेचता है मेरे और किसी कंपेटिटर को नहीं देता। बताइए क्या मैं यूनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? मेरा सप्लायर सबसे सस्ता मुझे देता है, उसके साथ मेरे रिलेशन ऐसे हैं, बाकी सबको वो कुछ थोड़ा सा महंगा पे सामान देता है। क्या मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम करता हूं कि नहीं कर सकता? तो दिस इज व्हाट, ये है बच्चे पॉजिटिव पहलू। और इसी को रिवर्स कर लें, मुमकिन है मुझे सबसे महंगा देके जाता हो, मुमकिन है मुझे सबसे खराब माल देके जाता हो, और मुमकिन है जब भी पीछे से माल की तरसील खत्म होती हो, सबसे पहले डेडलाइन लगा के मुझे माल देना बंद कर देता हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है? नेगेटिव है, ये मेरे हक में बेहतर नहीं है। फैसला क्या हाँ तब्दील हुआ? अब बच्चे मैंने प्रोड्यूस करना था, प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो क्या ख्याल है कारोबार तो नहीं छोड़ सकता ना? मुमकिन है फिर अब मुझे कारोबार में कोई नया सप्लायर ढूंढना पड़े, मुमकिन है मुझे अपनी प्रोडक्ट तब्दील करनी पड़े, मुमकिन है मुझे अपना बिजनेस तब्दील करना पड़े। तो क्या ख्याल है डिसीजन तब्दील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो दिस इज व्हाट, ये मेरी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं ये फैक्टर। इन तमाम के तमाम फैक्टर्स को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट है। तो बिजनेस की जो इन्वायरमेंट होती है वो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में तब्दीली पैदा कर दें, उन्हें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। ऑल ऑफ यू, सो एक और ले लें जी, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, वो है आपका कंपैटिटर, जिसको राइवल भी कहते हैं आप। तो बच्चे कंपैटिटर आपका मुकाबलादार होता है, जो आपके साथ मुकाबला करता है, और ये भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये जिस तरह चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शायद चला भी सकता है। बच्चे कैसे? मैं आपको इसकी आसान मिसाल दे देता हूं। मार्केट में इस वक्त दो बड़े कंपैटिटर मौजूद हैं बेवरेज के अंदर, पेप्सी कोला एंड कोका कोला। दोनों हम पल्ला है ना बच्चे। मार्केट में कोई भी बंदा जाके माइस्ट भी शायद उसके मुंह से पेप्सी निकल जाता, वरना नॉर्मली लोग कोक ही कहते हैं या कोला कह देते हैं या काली बोतल कह देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में या पेप्सी होता है या कोक, जो भी मिल जाए उनके सामने आ रहे वो पी लेते हैं, ऐसे ना बच्चे। लेकिन आप बताइए इस वक्त मार्केट में अगर 100 रुपीज़ प्राइस है आपकी एक बोतल की, जो कि हाफ लीटर की है, या 110 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, वट एवर, मैं 100 ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर, 100 प्राइस है। मेरे बताइए इन दोनों में से कोई एक 80 की बेचना शुरू कर दे, दूसरा बैठ जाएगा आराम से? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरेंगे, मार्केट में ऐड आई कि पेप्सी की प्राइस 80 रुपीज़ है, तो मेरा ख्याल है 2 से 3 घंटे लगेंगे, कोक की प्राइस भी 80 रुपये हो जाएगी। ये है कंपैटिटर का इन्फ्लुएंस। बताइए डिसीजन तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? डिसीजन तो था कि 100 रुपये की बोतल बेचनी है, लेकिन अब डिसीजन क्या हो रहा है? 80 रुपये की बेचनी पड़ेगी, 80 रुपीज़ की बेचनी पड़ेगी। इट मीन्स कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन या तो इन्फ्लुएंस वसूल कर रही है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस पैदा कर रही है। जो क्योंकि मैं भी तो किसी कंपैटिटर हूं ना बच्चे, मैं भी तो किसी का कंपैटिटर हूं। अगर मेरी किसी मूव पर कंपैटिटर मुझे जवाब ना दे सका, तो ये तो मेरा ये पॉजिटिव पहलू है ना।
और अगर मेरी मूव पे कंपैटर ने मुझसे उससे बड़ा जवाब दे दिया तो ये मेरे लिए नेगेटिव पहलू होगा, ऑल ऑफ यू। लेकिन ये पहलू आपने ढूंढना है, ये एग्जामिनर ने आपसे सर्च करनी है, एग्जामिनर ने आपको ऊपर बता देना है ये सारी बात कि ये इन्वायरमेंट है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है। ये जो आपको मैं लफ्ज़ बोल रहा हूं ना कि एग्जामिनर ने आपको बता देना है ये हो रहा है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, इसको हम अपने लफ्ज़ों में सिनेरियो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? व्हाट इज सिनेरियो? व्हाट इज गोइंग राइट एंड रॉन्ग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कंसीडर्ड एज सिनेरियो। यानी व्हाट हैपनिंग, जो कुछ भी हो रहा है, ये होने वाला काम एग्जामिनर ने आपको बताना है और आपने उस होने वाले काम को प्रोसीड करके, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नए अंदाज से आपने उसका आंसर देना है। और वो आंसर ये है, और आपने इन दो पहलुओं को कभी नहीं छोड़ना। ये एग्जाम का हमेशा, अगर दो पार्ट आते हैं तो ये हमेशा एक पार्ट हुआ करेगा आपका, और एग्जाम का दूसरा पार्ट हुआ करेगा हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। सोल्यूशन है ना बच्चे ये, और ये बी पार्ट हुआ करेगा। लेकिन मैंने कहा ये बहुत रेयर आता है, हर दफ़ा नहीं आता। ये कन्फर्म आना है, इसके लिए आप 100% लिख दें। ये हमेशा जब भी अप्लाइड सवाल आएगा, अप्लाइड सवाल होगा ही है, इसके अलावा कोई और चीज़ अप्लाइड सवाल बन ही नहीं सकती। लेकिन ये सलूशन है, ये कभी एग्जामिनर देगा, कभी एग्जामिनर नहीं देगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम के अंदर यही दो चीज़ें होती हैं। और ये दो चीज़ें लेवल कैफ का है। कैफ के बाद जब आप सी फैप आएंगे तो इसका एक स्टेप बढ़ जाएगा और वो होगा हाउ टू अप्लाई। हैंडल तो करना है ना, आपने ये सोच लिया, प्लान बना लिया, ये प्लान है, और इसको आप कहेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट। ये आपका क्या है बच्चे? डिसीजन। प्लान में और डिसीजन में स्पेलिंग के अलावा यही फर्क होता है कि प्लान उस सोच का नाम है जो काम करने से पहले आपने कर ली है। ये हमेशा पास्ट को नहीं, फ्यूचर को डिस्कस कर रहा होता है। और डिसीजन हमेशा करंट पार्ट को डिस्कस कर रहा होता है कि उन प्लान में से आपने कौन सा प्लान चूज किया है। तो डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। यही डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग में डिसीजन किसे कहते हैं? जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया हो, जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वो अभी भी क्या है? वो प्लान ही है। तो प्लान आगे आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा होता है, और डिसीजन वो काम जो आप अभी कर रहे हैं या सोच चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, दैट इज योर डिसीजन, और वो हमेशा करंट बन जाता है। ऑल ऑफ यू। सो ये थे बच्चे हमारे पास मुख्तलिफ फैक्टर्स। तो बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जामिनर ने सवाल क्या पुट किया, आपको एक सिनेरियो दिया, उस सिनेरियो में क्या होंगे? सादा लफ्ज में उर्दू में हालात व वाक़यात। क्या दिया होगा बच्चे? हालात व वाक़यात। उन हालात और वाक़यात को देखकर आप बताएंगे इनमें से कितने हालात कंपनी के हक में हैं और कितने हालात कंपनी के मुखालिफ हैं। ऑल ऑफ यू। और फिर वो मुखालिफ है या हक में है, तो मुखालिफ को अपने हक में कैसे करना है और जो अपने हक में है उसे रिटेन कैसे करना है, उसके लिए फिर यहां आना पड़ेगा। ये सोच होगी, ये प्लान होगा। लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किन अनासिर की जरूरत है, किन टूल्स की जरूरत है, किन मेथडोलॉजी की जरूरत है, वो आप यहां नहीं पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में मेथडोलॉजी शामिल नहीं है। ये सी फैब में आ जाएगा, ये वाला पार्ट जी, सी फैब 3 के अंदर जी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये दोनों चीजें सी फैब में होगी, ये दोनों चीजें मौजूद होगी। तो यहां आते आए मैंने सबसे पहले बताया था कि हर चीज को पढ़ने की एक लिमिट है। जो कुछ भी आपने पढ़ना है एक लिमिट में पढ़ना है। यहां सी फैब की लिमिट अपनी जगह है, सी फैब के बाद कैफ 6 की अपनी लिमिट है, कैफ 6 के बाद सी फैब की अपनी लिमिट है, सी फैब के बाद आगे जाएंगे MS2 में और मजीद डोमेन बढ़ जाएगा। तो बहरहाल बहुत आगे की बातें हम नहीं करेंगे, हम अपने काम से रेलेवेंट जो हमने यहाँ पढ़ना है हम उसी को डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, ये सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो पेज दे दें मुझे अगर आप कंप्लीट हो गया काम आपका। किसी का राय तो नहीं गया जी? अगर किसी का रहता तो बता दें। स्कैनिंग ग्रुप की होगी सबकी जी? अच्छा जी, आइए वापस चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे इंटरनल फैक्टर की तरफ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के
जो काम है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है, उस वर्किंग के अंदर इंटरनल फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस पैदा करते हैं और वो कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं बच्चे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे बहुत सारे। यहां तो सिर्फ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस। द फर्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज। भाई आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अगर कॉम्पिटेंट हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज काम करने के लिए पहले से मोटिवेटेड है, पॉजिटिव फैक्टर नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसलिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन के हक में ही जाएगा। लेकिन बच्चे मुमकिन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी ऑर्गेनाइजेशन इन एम्प्लॉइज के हकूक को पूरा ना करती हो, मुमकिन है हम इनको मोटिवेट ना करते हो, मुमकिन है वक्त पे सैलरी ना देते हो, मुमकिन है रिक्रूटमेंट करते वक्त जाती पसंद नापसंद का ख्याल रखते हो। क्योंकि बच्चे रिक्रूटमेंट के वक्त क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंसी। बस जहां पर जाती पसंद नापसंद होगी वहां पर कभी भी काम परफॉर्म नहीं हो सकेगा। काम परफॉर्म करना है तो देयर मस्ट बी अ कॉम्पिटेंसी लेवल एंड स्किल सेट ऑफ एवरी एम्प्लॉय इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि हर काम ठीक हो, इवन देन ऑफिस बॉय और गार्ड तक के लोग जो होते हैं बच्चे, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसका भी बड़ा ध्यान रखना होता है। ये भी काम मजाक नहीं है कि जो मर्जी चाहे जैसे मर्जी चाहे बंदे को रख लें, इस पे भी वर्किंग होती है ऑल ऑफ यू। बल्कि आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी जगह पर जहां पर गलत काम होते हैं, डकैतियां होती हैं, वहां पर बेशुमार गार्ड ही मौजूद दरमियान में इन्वॉल्व होते हैं। ये व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट थिंक कि हर बंदा गलत है, लेकिन बच्चे याद रखिए कि रिक्रूटमेंट करते वक्त इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपने किस पोस्ट के लिए और किस तरह की वर्किंग के लिए कौन सा बंदा आप हायर कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द अवेलेबल फाइनेंस। एज यू नो, आपका फाइनेंस डेफिसिट भी हो सकता है, आपका फाइनेंस सरप्लस भी हो सकता है ना। तो इफ यू हैविंग डेफिसिट फाइनेंस और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप कैपिटल चाहिए, तो मुझे बताइए स्टार्टअप कैपिटल कहां से लेकर आएंगे? आपके पास तो पैसे नहीं है। एंड व्हाई डू वी नीड स्टार्टअप कैपिटल? टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, टू लॉन्च अनदर प्रोडक्ट। एंड इफ योर ऑर्गेनाइजेशन वांट टू परफॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आपके पास तो पैसे नहीं है बच्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पैसा मांगती है। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? तो अब ये डेफिसिट आपका नेगेटिव पॉइंट है, सरप्लस क्या है बच्चे? यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास एबिलिटी है। और आपको शायद मालूम होगा, आप तो चूंकि अकाउंटिंग के लोग हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस सरप्लस हो तो दुनिया जहां का बेहतरीन से बेहतरीन इंप्लॉय खरीदा जा सकता है, इंप्लॉय को हायर किया जा सकता है, इंप्लॉय को हायर किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी खरीदी जा सकती है, कोई ना कोई प्रोसेस के डिजाइनर को काम को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल ऑफ यू। सो एम्प्लॉइज, फाइनेंस, उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी। और बच्चे आपको मालूम है टेक्नोलॉजी आउटडेटेड भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी अपडेटेड भी हो सकती है। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हमेशा आपकी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर देती है। अगर आप लोग प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में जानते हो, ये मेरे हाथ में मार्कर है और आपको मालूम है कि ये एक मशीन होती है जिसमें आप प्लास्टिक, रॉ प्लास्टिक डालते हैं, उसको प्रेस करते हैं, ये छोटी सी होती है, इतनी सी बॉक्स, बिल्कुल इतनी सी, एकदम ये फूल कर इतनी बड़ी हो जाती है और सेंटर में इसके एयर होती है और एयर से इसको फुलाया जाता है। आपको मालूम है ये एयर फिल्ट होने के बाद कई मतलब फट भी जाती है। तो मैं अपने तजर्बे के मुताबिक अगर आपके पास मशीन हल्की है, आउटडेटेड मशीन है, आप 100 मार्कर का रॉ मटेरियल डालेंगे, ये 90 बनाएगी, तो 10 ज़ाया हो गए ना। तो आपको मालूम है, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है 03 के अंदर, कैफ 03 में, आपको मालूम है कि वो रॉ मटेरियल जो आपने शुरू में डाल दिया था वो आपकी यूनिट कॉस्टिंग के अंदर शामिल होना है। तो आप उसके अगेंस्ट यूनिट कॉस्टिंग कर ही नहीं सकते, दैट इज इम्पॉसिबल। तो आप बताइए क्या ख्याल है, 100 का मटेरियल डाला था, 90 यूनिट बने, तो जो बाकी 10 खराब हुए हैं उनकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी और ऐड करनी पड़ेगी आपको उस 90 के अंदर। अब एक बात बताइए, ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये 100 का रॉ मटेरियल डालती है, 99 मार्केट प्रोड्यूस करती है, और ये 100 डालती है और 90 प्रोड्यूस करती है। बताइए प्राइस किसकी कम होगी?
डेफिनेटली इनकी प्राइस कम होगी, और जिसकी प्राइस कम होगी, अगर दोनों की प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है तो ये मार्केट लीडर है। दोनों की प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, सेम है, तो फिर ये मार्केट लीडर है, इसलिए कि ये बड़ी बासानी अपनी प्रोडक्ट को सस्ता करके बेच सकते हैं। मैं नहीं बेच सकता, आप नहीं बेच सकते, इसलिए कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होगी। ऑल ऑफ यू। और आपको मालूम है कि मार्केट में कंपैटिटर को compete करने के दो ही तरीके होते हैं। कौन कौन से जी? या प्राइस या क्वालिटी। ये याद रखिएगा ज़िंदगी भर के लिए। मार्केट में कंपैटिटर को compete करने के दो बड़े तरीके हैं, या प्राइस या क्वालिटी। या आप क्वालिटी पे बीट करते हैं या आप प्राइस पे बीट करते हैं। याद रखिए, जब प्राइस की बात होती है तो फिर क्वालिटी सेम होती है। जब प्राइस की बात होती है तो क्वालिटी सेम होती है, वरना बच्चे अगर क्वालिटी का डिफरेंस हो तो फिर प्राइस डिफरेंशिएशन जज ही नहीं हो सकती। कस्टमर तो तब जज करता है ना कि यार हाँ ये भी वही है, ये भी वही है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, तो यार प्राइस इसकी कम है, कस्टमर बाय करेगा। लेकिन जब कस्टमर देखता है क्वालिटी बहुत सुपर है, और फिर सुपर सबसे ऊपर होता है, आप जानते हैं, इसलिए फिर वहाँ पर चीज़ बिकती है। सो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आखिरी चीज़, इस इंटरनल प्रोसेसेस की बात ख़त्म करेंगे, एंड दैट इज़ आवर प्रोसेसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। और प्रोसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। प्रोसेस क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज की क्या होती है? प्रोसेस क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। सीक्वेंस से क्या मुराद है? एक ऐसा वर्किंग ऑर्डर जिसमें काम करने का वो बेहतरीन अंदाज होता है, उसे आप प्रोसेस कह रहे होते हैं। ऑल ऑफ यू। तो प्रोसेस क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। तो आपकी सीक्वेंशियल एक्टिविटीज में जिसका सीक्वेंस सबसे बेहतर है, जिसने काम सबसे जल्दी परफॉर्म कर लिया, वो सबसे पहले काम को बेहतर कर सकता है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना इंशाल्लाह मैं इस पे बड़ी बेहतरीन एग्जांपल्स आपको पुट कर सकता हूं कि कहाँ सीक्वेंस से आप जल्दी काम कर लेते हैं, कहाँ सीक्वेंस से। तो इंशाल्लाह वैल्यू चेन में आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको जी। ऑल ऑफ यू। अब बच्चे जो काम की बात समझ में आई है, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद इसको हम राउंड अप करते हैं, इस सारी बात को जो हमने अभी तक डिस्कस की है। हमने राउंड अप यूं करना है, वैसे मुझे नीचे करना चाहिए था लेकिन मेरे पास जगह नहीं है नीचे। एक्सटर्नल फैक्टर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल, इसी तरह इंटरनल फैक्टर भी फेवरेबल होंगे या अनफेवरेबल होंगे। ये डिपेंड करेगा एक वक्त में एग्जामिनर आपको कौन से फैक्टर पूछ रहा है। ऑल ऑफ यू। ये डिपेंड करेगा एग्जाम के ऊपर। आपने सारे ही तैयार करके जाने हैं। अब ये नहीं पता कि एग्जामिनर में से क्या पिक करता है। ये तो बच्चे पहला लेवल है। अब लेवल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्वायरमेंट पढ़ ली, और ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। असल में मैनेजेरियल एनालिसिस का कैफ 6 में जो आप पढ़ रहे हैं वो ये पार्ट है, बस एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने आज आते सबसे पहले कहा था इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हमने पढ़नी है, बस यही हमारा काम है, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। ये हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने देख लिया इन्वायरमेंट कितनी तरह की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। ऑल ऑफ यू। और उसके साथ साथ अब अगली बात जो आपके काम की, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है, आपने ये बातें दो अंदाज से कर सकते हैं। या आप जनरल डिस्कशन कर सकते हैं, या एग्जामिनर कोई मॉडल दे सकता है कि उस मॉडल के तहत इसको प्रेजेंट कीजिए। दो अंदाज है बच्चे। जनरल डिस्कशन क्या है? मैं आपसे कहता हूं ये कंपनी के हालात बताएं, आप खुद ही ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये खुद ही ढूंढते रहेंगे, किसी मॉडल की बाउंड्री को डिस्कस नहीं करेंगे। ये काम कहाँ होगा? ये काम CFAB में होगा, यहाँ आपके पास नहीं होगा। यहाँ ayashi.com है, आपने सिर्फ मॉडल डिस्कस करना है बस। आपसे जो भी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करवानी है, किसके थ्रू करवानी है? इसने मॉडल के तहत। और मॉडल का फ़ायदा ये होता है कि पहले से ही 4 आंसर दिए होते हैं, उसमें से किसी एक को टिक करना होता है। ऑल ऑफ यू पहले से मौजूद है, आपको पता है। पोर्टर 5 फोर्स नाम सुना होगा ना? इसका क्या मकसद है? क्या बतानी है? 5 फोर्स। छठी बतानी नहीं है ना, छठी की जरूरत है। पेस्टल में कितनी चीज़ें हैं? 6। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, तो 7वीं को डिस्कस नहीं करना।
वैल्यू चेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी एंड सपोर्टिंग एक्टिविटी। कितनी चीजें डिस्कस करनी है? 2 चीजें डिस्कस करनी है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 5 स्टेजें होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, दैट्स ऑल। तो ये ayashi.com है कि नहीं है? सिर्फ इतनी बात करनी है जितना पता है, जनरल बातें नहीं करनी। हाँ, जब आप सी फैम में जाएंगे तो एक कहानी आपके सामने रख देगा, आप खुद ही सोचेंगे इस पे क्या करना है, क्या बात करनी है। बस ये फ़र्क है उस लेवल पे और इस लेवल पे। एक ही मॉडल, एक ही थ्योरी, एक ही अंदाज, लेकिन काम करने के वर्किंग की टैक्टिक्स डिफरेंट है। ऑल ऑफ यू इसी चीज़ों को, इनमें से बहुत सारी बातें आप PRC 5 में पढ़ के आ चुके होंगे, अगर नहीं भी पढ़ी नो प्रॉब्लम, लेकिन PRC 5 वालों से पूछे क्या किया होता है, तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी एक को टिक करना होता है, बस कुछ नहीं लिखना, कोई एक्सप्लेन नहीं करनी, कोई एनालिसिस नहीं करना। तो बच्चे हर जगह पर पढ़ने का अंदाज फ़र्क है। एक ही थ्योरियाँ पढ़नी है आपने, एक ही चीज़ें पढ़नी है, लेकिन सारी की सारी वर्किंग कंप्लीट करनी है। अगर आप में से किसी एक ने भी PRC 5 पढ़ा हुआ है तो PRC 5 में भी आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ के आए होंगे, PRC 5 में भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ के। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये पूछा जा रहा होता है, बताओ कि बैंक लोन जो है वो ज़्यादा अच्छा है इस सिचुएशन के अंदर, या यहाँ पर आपके शेयर बिकने चाहिए। बस इतनी सी बात पूछेगा, आपने हालात और वाक़े को अभी यस या नो या किसी एक को टिक करना है। लेकिन यही चीज़ें इंशाल्लाह आप कैप्सिक में पढ़ेंगे तो दबंग.com होगा, आप देखेंगे, आपसे जनाब आपकी तबीयत साफ करा देगा एक मरतबा। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि किसका इंटरेस्ट रेट कम है, किसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किसके नेगेटिव आस्पेक्ट ज़्यादा हैं, किसके नेगेटिव आस्पेक्ट कम है। दोनों का एनालिसिस करने के बाद फिर कहीं जाके आखिर में जवाब वही लिखना है, हाँ या ना। लेकिन यहाँ हाँ और ना में काफ़ी मुश्किल काम होगा जी, ऑल ऑफ यू। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर्स। तो हर पेपर के लिए बच्चे थोड़ी मेहनत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो आइए हम अपने काम की तरफ चलते हैं। मैं आपको तफसीलन बता चुका हूं कि जो मॉडल हमने पढ़ने हैं वो आपसे पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। आई एम सॉरी, बहुत आगे चला गया जी। These are the models which we will discuss. इनमें से हर मॉडल एक ही काम करेगा, ये आपकी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेगा, यानी एनालिसिस करेगा। बस इनमें से हर मॉडल में आप 2 ही बातें बता रहे होंगे, क्या चीज़ फेवरेबल है, क्या चीज़ अनफेवरेबल है, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। एक और सहूलत है आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा ये कब दुनिया में आया था, ये कब, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये हमारा एरिया नहीं है। ये MBA वाले पढ़ते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो ये कहानियाँ पढ़ते हैं। पोर्टर 5 फोर्स जो है वो बॉर्न इन 1985, और उसके बाद एट स्टार्ट उसने अपनी जनाब प्राइमरी एजुकेशन फ़लाँ स्कूल से की थी, स्कूल से भाग गया था, भाग के वापस आ गया था, एक मतलब अब्बू से मार भी पड़ी थी। बस वो इस तरह की कहानियाँ सुना रहा होगा वहाँ पर, MBA में ही पढ़ते हैं आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम कह रहे होते हैं उसने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है, आप सिर्फ वो बात बताते हैं। तो आपका एरिया बहुत स्पेसिफिक है, आपका एरिया अप्लाइड है। आप सिर्फ वो बात बताएंगे कि थ्योरी के अंदर उसने क्या चीज़ प्रूव करने की कोशिश की है, जबकि MBA में आप उसकी ज़िंदगी को स्कैन कर रहे होते हैं कि वो कैसा था, आंखें मोटी थी कि पतली थी, नाक बड़ा था कि छोटा था, बस इस तरह की बातें हो रही होती हैं वहाँ पर। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। चलें जनाब वापस चलते हैं अपने काम की तरफ जी। तो अब हम अपने काम को ज़रा तेज़ी से यहाँ मैनेज करेंगे, चूँकि मैंने काफ़ी हद तक आज कोशिश की है कि आपके सामने चीज़ें मैनेज हो जाएँ। अभी इसको पढ़ने के लिए बच्चे आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है वो, और जहाँ जहाँ से आपके पास नॉलेज हो सकता था, आप में से अक्सर ने कहा कि हमने इनमें से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंशाल्लाह मैं आपको ज़ीरो से ही पढ़ाऊँगा, ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा। वैसे अगर किसी के पास ये नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, वो अपना नॉलेज यहाँ क्लास में पढ़ने के दौरान शेयर भी कर सकता है। ये जितने मॉडल अभी आपने पढ़े हैं इनमें से 2 के अलावा बाकी सारे मॉडल यहाँ पढ़े होंगे अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो, और यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं है इसमें मॉडल्स। आपके पास मटेरियल क्या है बच्चे पढ़ने के लिए? बस एक बात आपसे बड़ी दरख्वास्त है मेरी, मैं आपसे एक बहुत ही, इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आजिज़ाना, मोदबाना, दोस्ताना, जो भी समझ लीजिए, मैं वो दरख्वास्त है मेरी आपसे। बच्चे हर जगह से पिक ना करें डाटा को, आप लोग तंग होंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए कि टीचर जो है वो बड़ी मुश्किल से आपका रुख मोड़ कर किबले की तरफ करता है, बड़ी मुश्किल से। और एक बात आप ये मत कहिए कि यार मैंने तो फ़लाँ टीचर की पढ़ी थी, वो फ़लाँ टीचर बड़े ही एक्सपर्ट है,
नो डाउट हर टीचर एक्सपर्ट होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अल्लाह जिसको यहाँ खड़ा करते हैं उसमें वो सलाहियत होती है तो अल्लाह यहाँ लेकर आते हैं, वरना अल्लाह का भी एक निज़ाम है, कानून है, अल्लाह किसी को यहाँ खड़ा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के असूल के मुताबिक हर डॉक्टर से हर मरीज़ को शिफा नहीं हुआ करती। अल्लाह का निज़ाम है, किसी से किसी को शिफा होनी है। डॉक्टर भी सारे ठीक हैं, मरीज़ भी अपनी जगह उतना ही परेशान है, सब लोग परेशानी होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हर एक मरीज़ की शिफा हर एक डॉक्टर के पास नहीं रखी होती। इसी तरह याद रखिए, हर टीचर की हर बात हर बंदे को समझ नहीं आ सकती। ये बात मैं क्लास में कहा करता हूँ, अपनी मेरा 25 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से मैं पढ़ाई सीए को रहा हूँ और एसीसी को पढ़ा रहा हूँ। बच्चे एक बात याद रखिए, ये एक केमिस्ट्री होती है। अगर टीचर की और स्टूडेंट की केमिस्ट्री मैच कर जाए तो टीचर अलिफ पढ़ा रहा होता है तो बच्चे को भी अलिफ समझ में आ रहा होता है। अगर केमिस्ट्री मैच ना करे तो हम दुआ करते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, बस एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया, तो बस फिर ये कहानी होती है। फिर मैं कुछ और कह रहा हूँगा, मैं आपको अलिफ पढ़ा रहा हूँगा, आपको बे समझ में आ रही होगी, मैं आपको ए समझा रहा हूँगा, आपको बी समझ में आ रहा होगा। तो ये है केमिस्ट्री, आपस में एक दूसरे की हम आहंगी, बात को समझना। तो एक बात याद रखिए, ये जितने भी क्लासेस के अंदर आपको 3 दिन लेक्चर फ्री दिए रहते हैं, ये 1 दिन लेक्चर फ्री दिया रहता है, इसका एक ही मकसद होता है कि 3 दिन बैठ के देख लो इन साहब की बात आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ जाए तो फिर खुदा के लिए डॉक्टर तब्दील ना करें, फिर उससे पढ़ लें। अगर समझ में नहीं आती तो फिर बेहतर है कि आप डॉक्टर तब्दील कर लें। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने बराए मेहरबानी दुनिया जहाँ की किताबें नहीं पढ़नी। गो कि मुझे पता है आपने एक भी नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आवाज़ लगाता रहूं, मैं बताता रहूं। तो मेरी बात ज़रूर सुन लीजिए कि आपने एक किताब पढ़नी है, और वो सबसे पहली किताब है आई कैप का स्टडी मटेरियल। एग्ज़ाम इस डोमेन के अंदर अंदर रहेगा, कंटेंट इससे बाहर नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह कोई कंटेंट नहीं छोड़ूंगा जो आई कैप में लिखा हो और मैंने ना पढ़ाया हो। ये काम तो मैंने करना है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, क्लास के लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई गेस इंशाल्लाह आज नहीं तो कल से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लास के लेक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है। आई गेस तो वैसे तो आज भी हो जाना चाहिए, आपको आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये इतनी डिटेल से जब तक आपको ना पता हो आप पढ़ ही नहीं सकते। मैंने हालांकि अभी तक एक लाइन भी नहीं पढ़ाई किताब की, लेकिन कम अज़ कम आई गेस आपको अपने सिलेबस और अपने सब्जेक्ट पे समझ आना शुरू हो गई होगी कि ये क्या चीज़ है, हमने पढ़ना क्या है। और यही टीचर की जिम्मेदारी है। ये बातें जो आज मैंने कही हैं, आप जाके चाहे दुनिया जहाँ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बड़ी से बड़ी किताब पढ़ के देख लें, ये बातें नहीं मिलेंगी, इसलिए कि ये 25 साल का निचोड़ है जो आपको एक कूजे में बंद होकर मिल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास पास पेपर है और आपका एक मॉडल पेपर है। हमारे पास टोटल 3 पेपर ही हैं, लेकिन बच्चे इस लेवल पे कितने सवाल पहले से मौजूद हैं वो मैंने अपनी किताब में लिख दिए हैं। मैंने कोशिश पूरी की है कि कुछ सवाल मैं बनाऊं, कुछ सवाल मैंने बनाए हैं, कुछ सवाल मैंने एसीसी से लिए हैं लेकिन आपके लेवल के हैं, कुछ सवाल मैंने ज़्यादा सवाल आपके मैंने BM BS से लिए हैं, क्योंकि ये इसी लेवल का पेपर था आपका। इसका नाम पहले था कैफ 04, अब इसका नाम आप वही पेपर पढ़ रहे हैं, कैफ 06 है, तो ये लेवल सेम है। तो मैंने अपनी किताब में 90% क्वेश्चन BM BS से उठाए हैं, क्योंकि मुझे पता है वही एग्जामिनर है, उसी ने इसका पेपर बनाना है। तो जिसका जो मिजाज होता है वो उसी लेवल पे चीज़ें डेवलप भी करता है। किताब में वो चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, सवाल आपको कहीं से भी लेने की इजाज़त है, लेकिन बराए मेहरबानी सॉल्व करके अगर मुझे दिखा दें तो ये आपकी मेहरबानी है, वरना पता लगे वो सवाल ही किसी और डायमेंशन पे आपको ले गया है। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स आसानी से नहीं बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आसानी से ख़राब ज़रूर हो जाते हैं, बड़ी तसल्ली के साथ ख़राब हो जाते हैं। इसलिए पूरी कोशिश करें जो चीज़ तैयार की गई है उसके ऊपर खड़े हो जाएं, और जो चीज़ उसके बियॉन्ड जा रही हो, उससे बिफोर हो, उससे आफ्टर हो, वो क्लास में आके मुझसे ज़रूर पूछ लेंगे, सर ये बात मैंने कहीं पढ़ी है, ये बात ऐसे है या नहीं। जब तक आप इस डगर पर रहेंगे आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन आप कहेंगे यार कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा, तो ना आपसे खुद ही देखा जाना, ना आपसे खुद ये काम होना है। अगर ये खुद हो जाता तो किताब तो पहले ही मौजूद, आप घर बैठ के खुद ही पढ़ सकते थे। फिर टीचर के लिए पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? रोज़ाना सुबह 7 बजे घर से आना इतना आसान काम तो नहीं है, फिर सुबह 7 बजे आने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसका मकसद ये है कि इस आने के पीछे, इस मुशक्क़त के पीछे कुछ हासिल होना है, और वो हासिल तभी हो सकता है जब आप अपने आप को उस अंदाज से चलाएं जिस अंदाज से टीचर आपको चलाना चाह रहा है, वरना अदरवाइज़ प्रॉब्लम बच्चे आप ही को होनी है। मैं तो वो गाड़ी हूँ
जो लाहौर से कराची तक जा रही है उसमें कई मुसाफिर बैठेंगे, कई उतर जाएंगे, गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसने अपनी मंजिल पर जाके खड़े हो जाना है। तो मैं वो टूल हूँ, आपके लिए एक कैरियर का काम कर रहा हूँ, मैंने चलते ही रहना है। आप इससे कितना फ़ायदा हासिल करते हैं, जो खिड़की में बैठा बाहर नज़ारे भी देख रहा है, अंदर के जो है वो पापड़ बिक रहे हैं वो भी खा रहा है, सारे इंजॉय कर रहा है, सो भी रहा है, जाग भी रहा है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ वो हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी जागना आपने है, इंजॉय आपने करना है, पढ़ना आपने है, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ आप फंस जाएं, जहाँ आपको परेशानी हो, आप वो मुझसे पूछें और पूछने के बाद फिर आगे चलें। मेरे पास बहुत टाइम है, अदनान साहब के पास टाइम नहीं होना क्योंकि उनका सिलेबस इतना बड़ा है। हालांकि चैप्टर कितने हैं? 7। अदनान साहब ने पढ़ाने 7 चैप्टर, लेकिन वो एक एक चैप्टर माशाल्लाह फुल दबंटू.com है जी, इतना डाटा है उसके अंदर। लेकिन मेरा सवाल है, मेरे 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में हर चैप्टर में 2-2 टॉपिक हैं, 3-3 टॉपिक हैं। तो इसलिए मेरा चैप्टर जो है ना वो च्युइंगम की तरह खींचा हुआ, बस यूँ करके है कुछ नहीं उसके अंदर। टोटल कितनी चीज़ें भी मैंने बताई हैं? 10 यूनिट है टोटल। तो हम आराम से तसल्ली से पढ़ते अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे। मेरे वाले काम पे थोड़ा सुकून करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, और अदनान साहब वाले काम पे थोड़ा सा फोकस करें, इसलिए कि वो बच्चे, वो मेहनत वाला काम है, उस पर काम भी ज़्यादा होना है, उस पर स्ट्रगल भी ज़्यादा होनी है। मैं वो स्ट्रगल जो आपने घर जा करनी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा वो स्ट्रगल मैं यहाँ क्लास में कर लिया करूँ, ताकि यहाँ क्लास में जो मेहनत होनी है घर जाके आपको मुश्किल 5-10 मिनट पढ़ना पड़े, इससे ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़ेगी। फाइन जी, आइए काम का आगाज़ करते हैं बच्चे। जी आई कैप भी तो लाजमी है सर जी, मेरी वाली इस्तेमाल करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। उसका एक हाल ये भी है, ये ख़रीद लें, बाकी सारे फ़ोटो का भी करा लें। सॉरी है, उसमें है बच्चे, उसमें भी सवाल है, वो भी कर सकते हैं आप। बस ये है कि मैंने जब थोड़ा ट्यून करके लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो देख लीजिएगा, वरना कोई सी बात नहीं है, कंपल्सरेशन नहीं है। आई कैप की किताब कंपल्सरी है भाई, ये नोट डाउन कर लीजिए जी बच्चे। इंफॉर्मेशन, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट? ऑल इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड the factor which create influence on organization to change its decision are called the environment of organization। यही पढ़ा जनाब हमने जी। तो हमने आधा घंटा लगा के, पौना घंटा लगा के ये चंद कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जी। ये बच्चे ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट को हम यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक कौन सी है बच्चे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो बॉक्स है ये ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री को प्रेजेंट कर रहा है, और जो आउटसाइडर है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जी बच्चे, मैनेजेरियल एनालिसिस में क्या परफॉर्म करना है हमने? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ये सब बातें मैं कर चुका हूं, मैंने वहां वाइट अपने हाथ से लिखी हैं, अब सिर्फ उसको एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जी बच्चे। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये पता भी होगा वैसे आपको। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए सिर्फ 2 मॉडल हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए कितने मॉडल हैं? सिर्फ 2। क्या क्या है बच्चे? पेस्टल एंड पोर्टर 5 फोर्सेस। बस अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑफ आई कैप बुक वो ये है। पेस्टल के ऊपर ये है पूरे 6 के 6 चैप्टर जी, और पोर्टर 5 फोर्सेस के ऊपर चैप्टर नंबर 1 ही है, और दैट्स नेम इज 7। ये चैप्टर नंबर 7 में है। वेयर एज इंटरनल के मॉडल भी आपके सामने हैं। इसमें एक चीज की कमी है, वो मैं यहां ऐड कर देता हूं बच्चे, और वो है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये बच्चे मॉडल का नाम है, इसका नाम है कैपेबिलिटी एनालिसिस। ये जो लिखा हुआ है ये कैपेबिलिटी एनालिसिस है। फिर BCG है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप। फिर वैल्यू चेन है हमारे पास मॉडल, और PLC और एथिक्स। अगर आपको कल का मेरा लेक्चर याद हो तो आपको शायद याद हो क्या क्या कुछ अभी तक एग्जाम में आ चुका है जी। वैल्यू चेन आ चुका है, BCG आ चुका है, एथिक्स का सवाल कल मैंने दिखाया था, टक्कर का मॉडल आया हुआ था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है। ये दोनों इस मतलब एग्जाम में आए हैं, बल्कि ये भी 0.3, 0.4 दोनों एग्जाम में इस मतलब ही आए हैं। और
आपका जो पहला पेपर था मार्च का, वो उसमें पोर्टर 5 फोर्स आया हुआ है, और इसी पेपर में जो सितंबर का पेपर है उसमें पॉलिटिकल का पहला चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल एनालिसिस एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ एग्जाम में वो डिस्कस कर चुका है आपसे जी। अभी तक सिर्फ क्या नहीं आया जी, कैपेबिलिटी एनालिसिस। लेकिन ऐसा कोई दिमाग में फतूर नहीं लेकर आना कि इस मरतबा कैपेबिलिटी आएगा। बराए मेहरबानी, ये आई कैप का पेपर है, यहाँ एक ही चीज़ 3 मरतबा रिपीट भी हो जाती है। ये आपने FSC BSc वाले तुक्के नहीं लगाने, पिछली दफ़ा ए आया सी ऐद की ए आएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। यहाँ पर हर चीज़ आई कैप के अपने सोच के मुताबिक है। मुमकिन है अगली मरतबा फिर PLC आ जाए, उससे अगली मरतबा फिर PLC आ जाए। प्लीज़ डोंट वरी, हिट एंड ट्राई वाला काम नहीं करना, सब कुछ तैयार करके जाना है, पूरा तैयार करके जाना है। ऑल ऑफ यू जी जनाब, हमें मालूम है कि अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें, ज़रा ध्यान से देखें कि बच्चे, मैं एक नया रुख तब्दील करने लगा हूँ टॉपिक का। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर, जितने भी इंटरनल फैक्टर हैं वो सारे के सारे बेहतर हो, उसे आप अपनी कैफ 6 की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ। कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट एनालिसिस होता है, बहुत अच्छा है। एथिक्स हमारी बहुत जबरदस्त है, वैल्यू चेन हमारी कंपेटिटिव है, वट जो भी नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आहिस्ता आप भी समझ जाएंगे। अगर ये सारे फेवरेबल है तो ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को सादा लफ्जों में मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, या ये फेवरेबल है, जो आप मर्जी समझ लीजिए। लेकिन अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम क्या है, स्ट्रेंथ। नंबर 2, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये वीकनेस है। इसके मुराद क्या है, मैं माइनस लिख रहा हूं या मैं UF लिख रहा हूं, UF लिख रहा हूं, अनफेवरेबल। तो अगर इनमें से कुछ चीजें, कोई एक चीज, जो भी मॉडल आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आंसर ये आ रहा है कि ये चीजें गलत हैं, तो फिर वो क्या चीजें हैं, अनफेवरेबल। और अनफेवरेबल को कैफ 6 में क्या कहते हैं, वीकनेस। ये चीजें आपके हक में है तो क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी। ये भी पॉजिटिव है, फेवरेबल है। और अगर ये अनफेवरेबल है या नेगेटिव है तो फिर ये थ्रेट कहलाएगा। क्यों याद में आई बात? तो आपको मालूम है इस पर पूरा मॉडल बन जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, दैट इज कंसीडर्ड एज सॉर्ट एनालिसिस। तो सॉर्ट एनालिसिस भी आपके एग्जाम का हिस्सा है। तो जब सॉर्ट का सवाल आता है तो समझ लीजिए वो पूरे के पूरे सिलेबस का इम्तिहान ले रहा होता है आपसे। और गल समझ आई कुछ? जब सॉर्ट का सवाल आएगा तो क्या हो रहा है, पूरे सिलेबस का सवाल आपको उसने पुट कर दिया है, इसलिए कि उसमें सारी स्ट्रेंथ, तो हर स्ट्रेंथ क्या क्या है, वो कस्टमर की स्ट्रेंथ हो सकती है, वो कंपैरेटिव की तरफ से हो सकती है, सॉरी ये तो एक्सटर्नल होते हैं, वो एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी हो सकती है, प्रोसेस हो सकते हैं, फाइनेंस हो सकता है, ये सारे के सारे स्ट्रेंथ हैं या वो आपकी वीकनेस है। और एक्सटर्नल में कंपैटिटर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सप्लायर की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, एंड वट एवर जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं, सारे फैक्टर या प्लस या नेगेटिव हो सकते हैं। प्लस है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव है तो आपके लिए क्या है, थ्रेट। आज के बाद अगर मैं सॉर्ट ना भी पढ़ाऊं तो आपको याद होना चाहिए SW इंटरनल फैक्टर है, OT एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन यहाँ एक मॉडल बगैर पढ़े पढ़ लिया आपने, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ज़रूर, तफसील से सवाल करेंगे, वर्किंग करेंगे, लेकिन हिट एंड ट्रायल की बुनियाद की बजाय एक प्रॉपर रूल के तहत हमने एक चीज़ डेवलप कर ली है। आज के बाद सॉर्ट एनालिसिस का एक रूल याद रखना है फॉर एवर, जब तक आप CA के स्टूडेंट हैं। बल्कि याद रखिए प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपनी सॉर्ट एनालिसिस करती हैं, बाकायदा तौर पर करती हैं, और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जिम्मेदारी होती है, डिसीजन मेकर की जिम्मेदारी नहीं होती। तो सॉर्ट एनालिसिस का SW इंटरनल, OT एक्सटर्नल। अब चलते हैं बच्चे, अब आपके दिमाग में एक और सवाल उभरना चाहिए, और वो ये कि जब ये सारा कुछ इसमें आ सकता है तो फिर ये पढ़ने की क्या जरूरत है। अब आइए इसका जवाब देते हैं कि ये ऐसे क्यों होता है। बड़े आपकी ऑर्गेनाइजेशन के 2 तरह के इवैल्यूएशन होते हैं। इवैल्यूएशन क्या होती है, मैंने बताया था, काम करने के बाद।
तो ये भी एग्जाम में आ जाना है चूंकि, और मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए इवैल्यूएशन और एनालिसिस बराबर है, इसलिए कि आप इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं अगले एनालिसिस के लिए। ये क्या लिखा हुआ जी, डिटेल्ड इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन की समरी। अब बताइए आपके दिमाग में क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर डिटेल चाहिए होगा, किसी एक चीज की डेप्थ चाहिए होगी, तो फिर वो पेस्टल पूछेगा, नहीं जी शॉर्ट नहीं, फिर वो पेस्टल पूछेगा, फिर वो पोर्टर 5 पूछेगा, फिर वो वैल्यू चेन पूछेगा। लेकिन अगर उसको समरी चाहिए होगी तो फिर वो शॉर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट समरी है सबकी। शॉर्ट में ये थोड़ी कहेंगे, शॉर्ट में आप ये थोड़ी ये कैपेबिलिटी है, ये वैल्यू चेन, ये थोड़ी कह रहे होंगे आप। असल में तो वैल्यू चेन का जो आंसर होगा वो आपकी या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है या अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है। ऑल ऑफ यू। तो अब आपने याद रखना है, अगर एग्जामिनर आपसे डिटेल इंटरनल एनालिसिस मांगेगा, डिटेल्ड, तो इनमें से कोई एक मॉडल, कोई दो मॉडल पूछ लेगा, कैपेबिलिटी एनालिसिस, बीसीजी, वैल्यू चेन, एथिक्स। बच्चे वो मुझे लिखना भूल गया हूं मैं, इसकी जगह साथ में पीएलसी भी लिखना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और अगर वो एक्सटर्नल एनालिसिस मांगता है तो फिर आपके पास पोर्टर 5 फोर्सेस या पेस्टल एनालिसिस। और अगर वो आपसे कहता है कि ठीक है ओके फाइन, मुझे ये कुछ ना बताओ, मुझे कंपनी के एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस की समरी दे दो, तो वो सवाल में डायरेक्ट आपसे शॉर्ट का सवाल पूछ लेगा। कुछ बात समझ आई। तो अगर किसी की सारे के ऊपर ग्रिप अच्छी हो चुकी है तो शॉर्ट का सवाल बाएं हाथ का खेल है। ये मत समझिएगा कि शॉर्ट सवाल होगा तो ये तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। ये तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट तैयार हो जाएगा, शॉर्ट तैयार हो गया, ये तैयार ना हुआ तो ये कभी भी तैयार नहीं होना शॉर्ट से। फाइन जी। तो ये होगा क्या, इनमें जितने भी आंसर होंगे उन सारे आंसरों को आप एक एक पॉइंट की शक्ल में लिखना शुरू कर दें, तो जो आंसर विल बी वैलिड। वन बेसिक डिफरेंस प्लीज, वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू गिव आंसर। यहां क्या लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी बुलेट फॉर्म में होता है। यश ये है, शॉर्ट का आंसर किस फॉर्म में होता है, बुलेट फॉर्म में। ये बस आपने याद रखना है, इसका आंसर पैराग्राफ में नहीं देना। शॉर्ट का आंसर किस फॉर्म में देना है, बुलेट फॉर्म में। देखिए कैसे एग्जाम के अंदर ये बच्चे आपने एग्जाम में स्ट्रेंथ लिखी पूरी, और आपने कहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपने वीकनेस लिखी, फर्स्ट वीकनेस, सेकंड वीकनेस, थर्ड वीकनेस, फोर्थ वीकनेस, फॉर एग्जांपल 5 वीकनेसेस थी। फिर आपने लिखा अपॉर्चुनिटी, आपने कहा 2 ही अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर आपने लिखा थ्रेट, और आपने कहा ओनली 1 थ्रेट इज देयर। ये आंसर है बच्चे इसका। दिस इज द वे थ्रू विल गिव द आंसर ऑफ शॉर्ट, बट नॉट अदर एरिया। वो उसके पैराग्राफ बनाने पड़ेंगे, इसके पैराग्राफ बनाएंगे, इसका भी पैराग्राफ, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। बाकी तमाम चीजों के आंसर वुड बी इन पैराग्राफ। आंसर मौजूद है हमारे पास, पास पेपर के क्वेश्चन भी मौजूद है हमारे पास, हर चीज की वैलिड हमारे पास फॉर्मेशन मौजूद है, हम फॉर्मेट देख के फैसला कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू। वैसे मेरा तजर्बा और मेरा दिल ये कहता है इस मरतबा शॉर्ट एनालिसिस आ जाना है एग्जाम में। आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, प्लीज़ इसको गैस नहीं समझना। ये जस्ट मेरी एक अंदर की मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। प्लीज़ इसके ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं करना कि सर ने कहा था तो आ जाना है। मैंने कहा मैं कोई वली नहीं हूँ, मैंने जो कह दिया वो हो जाना है। मैं तो सर अपने तौर पर एक तजर्बे की बात पर कह सकता हूँ, इसलिए कि बड़े बड़े मॉडल सारे डिस्कस कर लिए हैं उसने, ये नहीं डिस्कस किया उसने। और शॉर्ट एनालिसिस का SW होता है, कैपेबिलिटी है। तो आई गेस मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि इस मरतबा चांस है इसके आने का, नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया आपको शॉर्ट। जी बच्चे ये सारा का सारा किसके लिए था, एक्सटर्नल के लिए और इंटरनल दोनों के लिए। अब इंटरनल को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते, थोड़ा सा ही। तो पहले एक्सटर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 2 मॉडल हैं, कौन कौन सर, पेस्टल एंड पोर्टर 5 फोर्सेस। क्या आपको मालूम है इन विच इन्वायरमेंट पेस्टल इज मोर अप्रोप्रिएट देन पोर्टर? नहीं पता। और अगर मैं पूछूं कि इन विच सर्कमस्टांसेस द पोर्टर इज मोर अप्रोप्रिएट देन पेस्टल, नहीं मालूम। आइए सबसे पहले ये जानते हैं।
और ये भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर सम टाइम आप पर ये इजाज़त दे सकता है आपको कि इस हालात और वाक़यात के मुताबिक एनालाइज द ABC एंड कंपनी यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल। तो मैं आपको बता दूं, अगर ना पता हो तो छुट्टी.com है, फिर आपको नहीं पता क्या होना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर आप वहाँ पर बिल्कुल जो समझ लीजिए कि बस या तो पहले 2-4 गालियाँ मुझे देंगे, यार सर ने पढ़ाया ही नहीं, मुसीबत हो गई हमारी। उसके बाद फिर आप कहेंगे अच्छा कुछ तो करना है ना, फिर आप बैठ के लिखना शुरू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दुआएं दें और एक काम कर लें आप। नंबर 1, सबसे पहली इन्वायरमेंट कौन सी होती है? कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन जब काम कर रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे पहली इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करती है, ऑर्गेनाइजेशन के कामों में इन्वॉल्व हो जाती है, उस इन्वायरमेंट को कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। और हमने क्या करना है बच्चे? एनालिसिस। तो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट का एनालिसिस किस तरह से होता है? सिंगल इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे? सिंगल इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है। इंडस्ट्री क्या होती है बेटे? अच्छा बेटे, और हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फॉर्मल वर्ड्स नहीं चाहिए मुझे, बस आप अपने सादा लफ्ज़ों में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में जो आप समझा सकते हैं मुझे। अगर मैं आपके सामने एक लेमैन खड़ा हूं और आप मुझे समझाना चाह रहे हैं अशरफ साहब इंडस्ट्री इसे कहते हैं, जो आप दे रहे हैं वो एग्जांपल है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, वो सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है, वो ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो सकती है, ये एग्जांपल है। लेकिन हाउ यू कैन एक्सप्लेन मी दिस इज एन इंडस्ट्री? एनीवन? प्लीज प्लीज। स्टेप नंबर 1, वेरी गुड वेरी गुड। इनकी बात सुनिए। आप कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला कॉन्सेप्ट है जी, नोट डाउन कर लीजिए अपने पास। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये बच्चे इंडस्ट्री का पहला रूल है, पहला कॉन्सेप्ट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसको इंडस्ट्री नहीं कहते जी बच्चे। और बस इतनी बात। आप कुछ बता रहे थे बेटे? वेरी गुड बच्चे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सेम बिजनेस एक्टिविटीज। याद रखिए मुझे ये बात। इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या है इंडस्ट्री की डेफिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सेम बिजनेस एक्टिविटीज। जो जहां सेम बिजनेस एक्टिविटी होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चे? इंडस्ट्री। सेम बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने 2 पॉइंट लिख दिए, ये 2 पॉइंट अब आपको याद है ना, ये कॉन्सेप्ट है। पैराग्राफ बनाएंगे तो दोनों इकट्ठा बनेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी, सेट ऑफ एक्टिविटी, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सेम बिजनेस एक्टिविटी, जो मर्जी आप लिख लें वो आपकी मर्जी है। कॉन्सेप्ट 2 है। कौन से 2 कॉन्सेप्ट है? एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगी, सबका कारोबार एक होगा। व्हाट अबाउट राइस, व्हाट अबाउट स्कैन, व्हाट अबाउट पैक, व्हाट अबाउट CFE, ये सब के सब क्या है बच्चे? ये सारी के सारी एक इंडस्ट्री है। तो एक इंडस्ट्री में सारे के सारे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कंपेटिटर। कुछ बात समझ में आई? तो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? कंपेटिटिव इन्वायरमेंट वो होती है जहां सारे कंपेटिटर होते हैं और सारे कंपेटिटर को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या बनती है? एक इंडस्ट्री। ऑल ऑफ यू श्योर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बची यहां पर? लेकिन किसी एक इंडस्ट्री के लिए मैनेजरियल एनालिसिस में कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है? वन ऑफ द बिग मॉडल दैट्स नेम इज पोर्टर 5 फोर्सेस। आज के बाद हम याद रहेगी बात। अ पोर्टर 5 फोर्सेस इज अ मॉडल यूज्ड टू एनालाइज कंपेटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनाब 10 दफा रिपीट करेंगे जी। व्हाट इज पोर्टर 5 फोर्सेस? पोर्टर 5 फोर्सेस इज अ मॉडल used to analyze
कंपैटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां आप कंपैटिटिव इन्वायरमेंट लिखेंगे वहां ब्रैकेट में इंडस्ट्री का लफ्ज जरूर लिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनिए। पोर्टर 5 फोर्सेस इज अ मॉडल यूज्ड टू एनालाइज कंपैटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ यू। तो आइंदा के बाद याद रखना, जब भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना हो, देयर इज ओनली वन मॉडल, दैट्स नेम इज व्हाट। और ये सिर्फ कैफ इसके लिए नहीं है, दुनिया के जिस मर्दी जगह पर जहां पर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वहां के लिए एप्लीकेबल है। एमबीए कर लें, बीबीए कर लें, बीसीएस, जहां भी आप ये पढ़ रहे हैं, या कैफ 6 पढ़ रहे हैं, सीफैप पढ़ रहे हैं, एमएससी 2 पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब जगह यही अप्लाई होगा। इवन दो एसीसी कर रहे हैं, सीमा कर रहे हैं, जहां जो मर्जी पढ़ लें, ये स्टैंडर्ड है बच्चे। ये मॉडल इस्तेमाल ही इस मकसद के लिए होता है। ऑल ऑफ यू श्योर। तो ये दो काम हो गए। एनालिसिस किस चीज का होगा? एक इंडस्ट्री का। क्योंकि एक इंडस्ट्री में रहने वाले सब लोग क्या कर रहे हैं? सेम बिजनेस है। तो जब बिजनेस सेम है, दूसरे के कंपैटर है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? कंपैटिटिव इन्वायरमेंट। अब आप आज से आपको चैप्टर नंबर 7 समझ में आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है कंपैटिटिव फोर्सेस। तो वहां पर ये सारी की सारी डिस्कशन यही हुई है जी। इसके बाद डोमेन बढ़ जाएगा बच्चे, बड़ा डोमेन आ जाएगा, अगला इन्वायरमेंटल एरिया आ जाएगा। उसका नाम क्या है बच्चे? मैक्रो। इकोनॉमिक्स आप पढ़ के आ चुके हैं, आपको मालूम है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के एरियाज को डिस्कस करती है। तो याद रखिए, वैसे इंग्लिश में मैक्रो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने का जो एनालिसिस होता है उसे मैक्रो कहते हैं। तो इसमें किस तरह का एनालिसिस होता है? लुक एट दिस, कंट्री वाइड एनालिसिस। याद रखिए बच्चे, जब आप किसी पूरे मुल्क का एनालिसिस कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे? कंट्री वाइड। तो बच्चे क्या ख्याल है, मुल्क में एक ही इंडस्ट्री होगी? मुल्क में कई इंडस्ट्रियां होंगी। मुल्क के अंदर जो है वो आपके पास सारी चीजें मौजूद। आपको याद होगा, अभी आप सबसे पहले ये साहब मुझे बता रहे थे कि इंडस्ट्री कितनी तरह की हो सकती है। इंडस्ट्रियां 3 तरह की होती हैं, सब लोग याद रखेंगे बच्चे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज? 3, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। बस इतनी बात याद रखिए। इंशाल्लाह चैप्टर 7 आएगा, मैं तफसील से बताऊंगा। इसमें काफ़ी बातें मैंने आपसे डिटेल से और डिस्कशन करनी है जी। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज। हॉस्पिटल की बात करेंगे, सर्विस में आ जाएगी। अगर मैं कहता हूं मोबाइल सेल परचेज हो रही है, ट्रेडिंग। मैं कहता हूं मोबाइल की प्रोडक्शन हो रही है, वेरी गुड। बस इतनी सी बात है जी जनाब। सो कंट्री वाइड एनालिसिस इज वन ऑफ द एनालिसिस जिसमें मैक्रो इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है। एंड वन मॉडल इज यूज्ड, दैट्स नेम इज पेस्टल। इसी वजह से पेस्टल का पी पॉलिटिकल और एल लीगल है। ये उस मुल्क की पॉलिटिकल एनालिसिस और उस मुल्क के लीगल एनालिसिस को परफॉर्म करता है। ऑल ऑफ यू। तो पॉलिटिकल, उस मुल्क का पॉलिटिकल एरिया, उस मुल्क की इकोनॉमिक्स, उस मुल्क का सोशल एनालिसिस, उस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, उस मुल्क का इकोलॉजिकल एनालिसिस और उस मुल्क का लीगल एनालिसिस। जिस मुल्क में आप कारोबार कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मूव करना चाह रहे हैं। मुझे एक बात तो बताइए बच्चे, मैं एक बिजनेसमैन हूं, पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा हूं, बड़ा सक्सेसफुल हूं, और दिल चाह रहा है कि मैं अपना पैसा यहां से उठा के यूके ले जाऊं, जो कि हर किसी का दिल चाहता है। अब यहां से यूके तो जा रहा हूं, तो क्या ख्याल है, यूके वाले मेरे लिए फूलों के हाले खड़े हैं, कैशा साहब आ रहे हैं, आते ही हार पहनाएंगे, ये आपका कारोबार है जनाब, सीट पर बैठ दें। क्या ख्याल ऐसा हो जाएगा जी? क्या मुझे यूके की गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं देखनी कि वहाँ कारोबार के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? यहाँ तो मैं हाथ में लाते वक्त साथ में 100 का नोट देता हूँ, जनाब अस्सलाम वालेकुम, और जनाब काम हो जाता है। क्या ख्याल यूके में ऐसे हो जाएगा? तो मुझे वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। इंपोर्ट के रूल्स क्या हैं, एक्सपोर्ट के रूल्स क्या हैं, मुझे चीज़ बेचने के लिए कंज्यूमर लॉ क्या है, यहाँ के लिए एक्सपोर्ट लॉ क्या है, यहाँ के लिए इंपोर्ट लॉ क्या है, मुझे सारे लॉ देखने पड़ेंगे। इंप्लॉय लॉ को भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो इंप्लॉय से जैसे मर्जी आप काम ले लेते हैं, स्टाइपेंड आपका 33,000 रुपये है, देते आपको 1100 रुपये हैं, गुजारा चल जाता है, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर यही आप यूके की फर्म में हो तो वहाँ पर आपको 70,000 पाकिस्तानी पैसे के लिहाज से मिलते हैं, कोई आपका 1 रुपया भी नहीं काट सकता। There is a hell of difference between two different kind of countries. And what is the right difference? The political policies and their implementation in that country. तो क्या ख्याल है, दूसरे मुल्क में जाने के लिए मुझे एनालिसिस चाहिए ना? अगर एनालिसिस किए जाए बगैर जाऊंगा
तो फिर fenty.com, इसलिए कि वहाँ से मार खा के आऊँगा, फिर कारोबार तबाह हो जाएगा, पैसे सारे ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ जाने से पहले मैं वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी देख लूँ, मैं वहाँ की इकोनॉमिक्स देख लूँ कि जो चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ बिक भी जाएगी नहीं बिक जाएगी, मैं वहाँ जो जा रहा हूँ वहाँ टेक्नोलॉजी कौन सी है पता लगे, मैं पुराने ज़माने के कायदे की टेक्नोलॉजी वहाँ लेके चला जाऊँ और वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है। तो कुछ बातें समझ में आ रही हैं? तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से पढ़े बगैर आधी चीज़ें तो आप वैसे समझ जाएंगे कि किस चीज़ का कितना इन्फ्लुएंस है। फिर इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो फिर ये जहाँ जहाँ कोई लिटिल बिट एम्बिग्विटी होगी वो एम्बिग्विटी भी साथ साथ खुद ब खुद मैनेज हो जाएगी। जी, हाउ मेनी काइंड ऑफ एनालिसिस आर देयर विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? 2 एनालिसिस, सिंगल। इंशाल्लाह जब आप C5 में पहुंचेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, अभी फिलहाल 2, ठीक है ना। तो जहाँ जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर उतना ही, इसलिए उसमें यही मॉडल यही डायग्राम अगर आप कभी C5 में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ये 4 वाली डायग्राम होगी, लेकिन फिर उसमें चीज़ें भी और होंगी, उसमें मॉडल भी और होंगे। सो 2 मॉडल हैं, हमें मालूम है कि एक्सटर्नल मॉडल 2 हैं, एक पोर्टर और एक पेस्टल, दोनों का पक्का याद होना चाहिए। पोर्टर इस्तेमाल होता है इन कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में, पेस्टल इस्तेमाल होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। द लास्ट थिंग, बस 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, मैं ज़्यादा टाइम ही लूँगा आपका जी। बस ये नोट डाउन कर लें, इसलिए कि ये आपको, ये मैंने हर एक की इन्वायरमेंट लिखी है बच्चे। प्लीज़ BCD और PLC का भी इस्तेमाल होता है जब आपने इनर प्रोडक्ट या इनर डिवीजन कंपटीशन करना हो, राइट जी। एथिक्स का भी इस्तेमाल होता है। आपका कंपैटिबिलिटी एनालिसिस कब होता है या कैपेबिलिटी एनालिसिस कब होता है? कंपैटिटिव एज कब लेते हैं? तो वैल्यू चेन एनालिसिस के जरिए आपको परफॉर्म करना होता है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी थी, यही मैं अभी काफी देर से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर डायमेंशन से कि कौन कौन सी चीज किस किस इन्वायरमेंट में इस्तेमाल की जाती है। एंड थैंक यू वेरी मच।